Hello students, welcome back for the third lecture of heat. We know that heat is a form of energy which produces sensation of hotness. SI unit is joule and the temperature is the degree of hotness or the coldness of the system. And it is a measure of kinetic energy of the molecule and SI unit is Kelvin. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हीट का एक और गुण होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और एक और गुण होता है जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन। जब किसी भी सब्सटेंस को अपन गर्म करते हैं तो उसके अंदर चारों दिशा में एक्सपेंशन चालू हो जाता है। अगर एक तार लेंगे अपन या एक लीनियर चीज लेंगे, लाइन कोई लंबी चीज लेंगे तो रॉड लेंगे, ऐसी चीजों में जब हीट करते हैं तो वो रॉड थोड़ी लंबी होने लगती है। ऐसे प्रोसेस में अपन एक पॉइंट और बोल सकते हैं कंडक्शन। जैसे एक रॉड को अपन ने गर्म किया इस कोने से तो इस कोने तक हीट आ जाती है, इसको बोलते हैं कंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन। तो जब अपन इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे गर्म करते हैं तो यहाँ के जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं और अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी बाजू वाले को देते हैं और इस तरह से हीट एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है और ये हिस्सा भी उतना ही गर्म हो जाता है। इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट आ जाती है बाद में, पहले वेरिएबल होती है बाद में स्टडी स्टेट हो जाती है। जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं और वो एक लिमिट से ज्यादा उसके अंदर टेम्परेचर आते जाता है, गर्म होते जाता है, गर्म होते जाता है, उसके मॉलिक्यूल विगरसली वाइब्रेट करने लगते हैं और वो लंबा होने लगता है, यानी कि अपना जो जगह है वो पार्टिकल थोड़ा छोड़ देते हैं और लंबाई में बढ़ने लगता है, क्योंकि उसको तो कोई जगह तो चाहिए बढ़ने के लिए, तो वो लंबाई में बड़ा होने लगता है। तो जो रेलवे ट्रैक होती है उसके अंदर ऐसा गैप छोड़ देते हैं ताकि गर्मी के सीजन में रेलवे ट्रैक गर्म हो तो थोड़ा आगे आके फिर से वापस चले आती ठंडी के सीजन में, तो इस तरह से वो हल्का सा मूवमेंट कर पाए। तो टू अवॉइड लीनियर क्या होता है, एक्सपेंशन हो जाता है और लीनियर एक्सपेंशन के कारण एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए उसके अंदर गैप छोड़ देते हैं। इसके बाद एक और कंसेप्ट है कि कंडक्शन में जो मेटल के बर्तन क्यों नहीं होते, जिसके कारण हम लोग चाय पीते हैं तो ऊंट जल जाएंगे, क्योंकि मेटल के बर्तन अच्छे कंडक्टर होते हैं जिसके कारण हीट जो होती है वो जो चाय की हीट होती है वो बर्तन में आएगी और ऊपर तक जाके ऊंट जला देगी। इसलिए हम लोग जो मेटेलिक कंटेनर यूज नहीं करते चाय के फॉर्म में। और जो कंटेनर होते हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं वो जनरली ऐसे प्लास्टिक के बने होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, या कई बार लकड़ी के भी हमारे हैंडल्स होते हैं, क्योंकि वुड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, क्योंकि इस कारण से हमारे हाथ ना जले हीट कंडक्शन के कारण, इसलिए हम लोग प्लास्टिक के हैंडल्स यूज करते हैं। दूसरी बात कि जो एस्किमोज लोग हैं, जो बहुत ठंड पड़ती है उस जगह पे, वहाँ एस्किमोज रहते हों, तो वहाँ पे जो वॉल होती है, जो घरों की दीवारें होती है वो डबल वॉल्ड होती है, एक दीवार होती है फिर उसके पीछे एक और दीवार होती है, उसके बीच में एयर आ जाती है और एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जान देती। एक तरीके से हम देखें तो जो पानी होता है वो भी बहुत धीरे धीरे हीट को कंडक्ट करता है। दूसरी बात होती है कि जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, तुमने देखा होगा जो बहुत ठंड पड़ती है ना वहाँ पे खेतों में बहुत सारा पानी डाल देते हैं और पानी के अंदर ऑलरेडी हीट होती है, स्पेसिफिक 1 कैलोरी होती है ना पानी की, तो पानी की जो गर्मी होती है उससे पेड़ों को आराम पड़ता है, क्योंकि जो ठंडक होती है वो सिर्फ पानी की सतह पर होती है, बॉटम पे नहीं होती। वो एग्जाम्पल समझाऊंगा थोड़ी देर में। अब एक प्रोसेस होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये अगर एक सब्सटेंस है, इसको यहाँ पे अपन ने गर्म कर दिया तो ये हीट इस कोने से इस कोने तक पहुंच जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन, जिसमें सिर्फ हीट एनर्जी मूव करती है, हॉटर रीजन से लेकर कोल्डर रीजन की तरफ मूव करती है। इस प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, वो तेज प्रोसेस नहीं होता। दूसरा होता है कन्वेक्शन। तुमने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो घर बनते थे उसकी हाइट बहुत ज्यादा हुआ करती थी और वो बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता था। वेंटिलेशन क्या होता है, एक वेंटिलेटर होता है जो छतों के पास ऐसे बड़ी बड़ी खिड़कियां बना देते हैं, तो जो अपन एक्सेल करते हैं एयर, वो एक्सेल वाली एयर जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो इम्प्योर एयर होती है वो काफी गर्म होती है, समझिए, और ये गर्म हवा हल्की होती है और उसके कंपैरिजन में जो दूसरी फ्रेश एयर है वो उसके कंपैरिजन में ठंडी है, तो भारी हवा नीचे आएगी और हल्की ऊपर जाएगी, और इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इम्प्योर एयर है वो ऊपर जाती है
और दूसरी एयर जो अच्छी वाली एयर है अंदर आती है खिड़की के अंदर से, तो वो वेंटिलेशन कहलाती है। वेंटिलेशन होने से क्या होता है, हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, हमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और हम खुश भी रहते हैं, माइंड कूल रहता है। लेकिन आजकल क्या है कि घर बहुत छोटे होते जा रहे हैं, वेंटिलेशन बहुत कम होते जा रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हॉटर रीजन होता है, जो हॉटर पार्टिकल होते हैं वो हल्के होते हैं, ऊपर जाते हैं, और कोल्डर पार्टिकल भारी होते हैं वो नीचे आते हैं। ये कन्वेक्शन प्रोसेस के ऊपर हुप्स करके एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वो एक्सपेरिमेंट का नाम है होप्स एक्सपेरिमेंट, होप्स नहीं, होप्स एक्सपेरिमेंट है, वो अपन लोग आज पढ़ेंगे। अब हम लोग कन्वेक्शन में एक और चीज़ पढ़ते हैं कि जैसे पानी को अपन गर्म करते हैं, तो पानी को जब अपन गर्म करते हैं तो नीचे के पानी के पार्टिकल्स गर्म होकर हल्के हो जाते हैं और वो ऊपर जाने लगते हैं, और ऊपर के पार्टिकल नीचे आते हैं और धीरे धीरे लिक्विड बॉईल होता है। आपको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच लिक्विड बॉइल्स, बट atmosphere, the point at the liquid boils, at that time atmospheric pressure becomes equal to vapor pressure of liquid। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है, इस समय लिक्विड बॉयल हो जाता है। समझिए, तो हर टेम्परेचर में लिक्विड का एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो अगर मान लो आपको बिना हीट दिए किसी चीज़ को उबालना है, तो आप उसके ऊपर का प्रेशर कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ। उस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का जो प्रेशर है उसके बराबर अगर बाहर का प्रेशर हो जाएगा तो लिक्विड बॉईल करने लगेगा। अब आपको कन्वेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया। एक और प्रोसेस होता है रेडिएशन। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन बहुत गर्म कर देते हैं, वो ऑब्जेक्ट जब गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी विग्रसली वो वाइब्रेट करता है और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल सम रेडिएशन एमिट करते हैं। रेडिएशन ऑफ इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन की रेडिएशन एमिट करते हैं जो कि हीटिंग का एहसास कराती है। तो आप किसी भी मेटल को गर्म कर लो, बहुत गर्म कर लो, और उसको अंधेरे में देखोगे तो लाइट दिखाई देगी आपको। अगर वो ब्लू लाइट में जल रहा है तो समझ लो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और रेडिश या येलो लाइट में जल रहा है तो उसका टेम्परेचर कम है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो होप्स एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है। देखो जरा, तुम देखो यहाँ पे एक मेटेलिक कंटेनर होता है और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है और सब लिक्विड का टेम्परेचर सेम रहता है। यहाँ पर एक थर्मोमीटर डाल देते हैं जिसका नाम होता है T1, यहाँ पे एक थर्मोमीटर डाल देते हैं जिसका नाम होता है T2। ये लोअर रीजन कहलाता है और ये इसका अपर रीजन कहलाता है, और इसके अंदर एक सॉल्ट और आइस मिला के आइस क्यूब्स डाल देते हैं। आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर अभी हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है या 20 डिग्री सेल्सियस है, उसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? रूम टेम्परेचर। इस रूम टेम्परेचर पे पूरा लिक्विड होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिक्विड क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे होता है, जब आइस नहीं डाला है अपन ने। तो यहाँ पर T1 टेम्परेचर आएगा जो 12 डिग्री सेल्सियस है, T2 क्या दिखाएगा? जो 12 डिग्री सेल्सियस है। अगर 20 रहेगा तो 20 दिखाएगा। अब जैसे ही अपन ने इसके ऊपर बर्फ डाला, इसके अंदर बर्फ डाला तो क्या होगा? तो ये पॉइंट बताने से पहले मैं तुम्हें डेंसिटी का एक कंसेप्ट पढ़ाता हूँ ताकि पढ़ने में मजा आए। देखो क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम की यूनिट होती है या तो मीटर क्यूब रहेगी या सेंटीमीटर क्यूब रहेगी। पानी के अंदर अगर देखें, ये होती है डेंसिटी। डेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। आई समझ? मास क्या हो गया? वॉल्यूम। अगर मास ग्राम में है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये कहलाता है सीजीएस सिस्टम। क्या कहलाता है? सीजीएस सिस्टम। क्या कहलाता है? सीजीएस सिस्टम। तो अपन अगर ग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल रहे हैं तो ये कहलाता है सीजीएस सिस्टम, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा है तो इसको बोलते हैं एसआई सिस्टम, यानी एमके सिस्टम। तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब लिखें या ऐसा लिखें, एक ही बात होती है। तो डेंसिटी जो होती है वो क्या चीज होती है वो अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अपन ये होप्स का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। होप्स एक्सपेरिमेंट, इसने क्या करा था कि पानी के अंदर एक एबनॉर्मल एनोनॉमस बिहेवियर होता है पानी का, वो बताया था होप्स ने। समझ गए? अब देखो यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एसआई सिस्टम में होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, पानी की डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले पानी की डेंसिटी क्या होती है?
पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो डाइस होती है ना, अपनी डाइस होती है ना अपने पास, वो डाइस का जो साइज होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी कि उसका एक दीवार 1 सेंटीमीटर रहेगी, दूसरी दीवार भी 1 सेंटीमीटर रहेगी, छत भी 1 सेंटीमीटर रहेगा, फ्लोर भी 1 सेंटीमीटर रहेगा, चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर रहेगा। और ऐसे जिसका स्क्वायर होता है सब साइज, उसको बोलते हैं क्यूब। और जो रेक्टेंगुलर होते हैं वो कहलाता है क्यूबॉइड। तो रेक्टेंगुलर 3 डायमेंशनल फिगर रहेगा तो क्यूबॉइड, और स्क्वायर 3 डायमेंशनल फिगर रहेगा तो क्यूब। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर ग्राम, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी यूनिट होती है की वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अपन क्या करते हैं, ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपन लिख देंगे 10⁻⁻3। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है 10⁻⁻2। समझ गए? तो ये है सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻2 का होल क्यूब, है ना। ये तो ऊपर लिखा है तो ये अपॉन लिखा रहेगा तो नहीं रहेगा, 3 2 जा 6 तो हो जाएगा 10⁻⁻3, और ये हो जाएगा 10⁻6। 6 में से 3 गए तो कितना बचा, 3 बचा, यानी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि आपका एक डब्बा है जिसकी लंबाई भी 1 मीटर है, हाइट भी 1 मीटर है, और चौड़ाई भी 1 मीटर है, और उसके अंदर जब पानी डालोगे तो उसका वजन रहेगा 1000 किलो। समझ गए? 1000 kg। तो पानी की डेंसिटी क्या होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारी पानी की डेंसिटी होती है। और डेंसिटी ऑफ वाटर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। आप चाहे ग्लास भर पानी ले लो, चाहे समुद्र भर पानी ले लो, नदी भर पानी ले लो, या बाल्टी भर पानी ले लो, डेंसिटी आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होगी। अब मैं क्या करता हूँ, डेंसिटी को और डिटेल में समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब एक कंटेनर 1 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा भी 1 सेंटीमीटर है और तीसरा भी 1 सेंटीमीटर है। समझिए, यानी मैंने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया। क्या करा, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट यानी फिक्स कर दिया। समझिए, अगर यहाँ पर मान लो 50 पार्टिकल है, यहाँ पे मान लो 100 हैं, और यहाँ पे 1000 है। मान लो आपका एक रूम है, उस रूम में ये छोटा सा रूम दिख रहा है अपना, ये रूम में मान लो 100 बच्चे हैं इस रूम में। तो क्या होगा कि ये रूम छोटा है, 365 स्क्वायर फीट है, तो हर बच्चा यहाँ खड़ा रहेगा, दूसरा यहाँ खड़ा रहेगा, तीसरा यहाँ खड़ा रहेगा, चिपक चिपक के खड़े रहेंगे, जगह ही नहीं रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी बढ़ गई। क्या बोलेंगे, डेंसिटी बढ़ गई। लेकिन अगर ये बाजू की दीवार हटा दी जाए और बाजू वाला जो रूम है उसको मिला दिया जाए तो रूम बड़ा हो गया। तो पहले जो रूम था वो 200 स्क्वायर फुट था। समझ गए हैं? अब क्या हो गया, 365 हो गया, यानी 400 करीब हो गया, तो डबल हो गया। तो जो व्यक्ति यहाँ खड़ा था और जो उसके बिल्कुल बाजू में खड़ा था और थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो 1000 स्क्वायर फीट जगह है और उसमें सबको भेज दिया तो काफी स्पेस रहेगा। तो जैसे जैसे वॉल्यूम अपन बड़ा करते जाएंगे तो डेंसिटी कम होती जाती है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम कम करते जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या करा मैंने, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। यहाँ पे 50 लड़के हैं, यहाँ पे 100 लड़के हैं या 1000 लड़के हैं, तो ये डेंसिटी कम रहेगी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, इसकी उससे ज़्यादा रहेगी। तो पानी क्या होता है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है, पानी की डेंसिटी क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पानी। तो अगर अपन दूसरा सब्सटेंस रखेंगे तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है कि यूनिट वॉल्यूम में आपके कितने पार्टिकल्स हैं। अब हम लोग हूप्स एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि अब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो क्या होता है कि हम लोग एक बात हमेशा याद रखना कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें पूछा जाएगा, ये समझिए पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, सिल्वर आयोडाइड AgI और वाटर, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करो
तो ये एक्सपेंड होती है। ऐसी कौन सी चीज है जो टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर कम करने पर एक्सपेंड होती है? क्योंकि बढ़ाने में तो एक्सपेंड होना ही है। ऐसी कौन सी चीज जो टेम्परेचर कम करने पे एक्सपेंड होती है? ये होती है वाटर और सिल्वर आयोडाइड। तो अब मैं तुम लोगों को ये जो वाटर है इसका एनालोमस बिहेवियर बताता हूँ और उसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चंस बताता हूँ। एनालोमस बिहेवियर बताता हूँ और रीजनिंग क्वेश्चन बताता हूँ। देखो इधर क्या होता है, आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर मेरे पास एक पंप है जिसके अंदर एक ऐसे दबाने का प्रेशर है, तो एक सिलेंडर है उसके अंदर एक पिस्टन है और उसको दबाऊंगा मैं। तो अभी मैंने क्या करा है, 1 मोल गैस ले ली, यानी कि हमारा 1 ग्राम जो भी है वो फिक्स है, मैंने उसको फैला दिया। अब वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो गया कि पार्टिकल दूर दूर हो गए, तो हम बोलेंगे डेंसिटी कम हो गई। जब इसको दबाएंगे वॉल्यूम कम करेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब देखो क्या होता है, यहां पर हुप्स क्या बोलता है कि जब इसके अंदर आइस डाल देते हैं और सॉल्ट भी डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे पिघलता है, समझिए, इसलिए वो कर देते हैं। आई समझ। अब यहाँ पे आइस भी, आइस है, आइस क्या करेगा, टेम्परेचर उसका रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस, उससे आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो 12 से 0 पे आने के लिए इसका खेल चालू हो जाता है, समझ गए। चलो पहले हम लोग ये पूरे सिस्टम में जैसे आइस डालेंगे तो हम क्या पाएंगे, शुरू में देखेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो ये चेंज हो रहा है ना ये चेंज हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, देखो कौन सा वाला है मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, देखो ये 10 है और ये है वॉल्यूम, ये क्या है, वॉल्यूम है पानी का, और ये तो जैसे जैसे टेम्परेचर अपन कम करते जा रहे हैं 10, 9, 8, 7, तो इसका देखो वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे, देखो अभी यहाँ पे वॉल्यूम है और ये इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर है और ये टेम्परेचर है, फिर यहाँ पे आ गया, देखो ये कम करा, इसका वॉल्यूम कम होते जा रहा है, ये कम करा, इसका वॉल्यूम कम होते जा रहा है। जब 4 डिग्री सेल्सियस पे पर आएंगे तो ये क्या होगा, वॉल्यूम इसका बहुत कम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम घटकर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर पानी, पानी क्या होता है, 1 ग्राम होता है, यानी कि पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, बताया ना तुमको, वॉल्यूम कम हो रहा है डेंसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम कम हो रहा है और डेंसिटी बढ़ रही है, रुको 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 रुको, हाँ सही है सही है, वॉल्यूम कम हो रहा है और डेंसिटी बढ़ रही है, पर डेंसिटी दिखाई नहीं है यहाँ पे डेंसिटी नहीं दिखाई, वॉल्यूम कम होते जा रहा है, और इस पॉइंट पे 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 1 हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर देखो आप, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम कर रहे हो डेंसिटी बढ़ते जा रही है, और यहाँ पे आ गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ग्राम हो गई 1 सेंटीमीटर क्यूब पे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाओगे डेंसिटी बढ़ते जा रही है, देख रही है, ये डेंसिटी बढ़ रही है और ये वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होना मतलब डेंसिटी बढ़ना, डेंसिटी बढ़ना मतलब वॉल्यूम कम होना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, हमेशा याद रखना। तो इसने क्या किया कि जब इसके अंदर हमने बर्फ डाल दिया, तो बर्फ डाल दिया तो हमने क्या देखा कि हमारे 12 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे आने लगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, या 12 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे आने लगा। अब टेम्परेचर नीचे आते जाएगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, इसका मतलब जैसे ही इसका टेम्परेचर फॉल होना चालू करेगा उस जगह का, यानी जिस जगह पे हमने बर्फ डाला हुआ है उसके, जैसे मान लो ये हिस्सा जो है ये पूरा अपन ने बर्फ रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके कांटेक्ट में जितना पानी आएगा उसके पार्टिकल क्या होंगे, करीब आने लगेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे। तो पानी का बिहेवियर क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते अपन 12 से 11, 3 या 12, 9, 10, 8, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर कम करेंगे पानी का वॉल्यूम कम होते जाएगा और डेंसिटी बढ़ने लगेगी। एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस डेंसिटी ऑफ द वाटर इंक्रीजेस, और धीरे धीरे पानी की डेंसिटी बढ़ने लगेगी। अब एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जब डेंसिटी बढ़ने लगेगी तो डेंसिटी हो जाएगी कितनी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम। समझ गए? तो जब पानी की डेंसिटी बढ़ने लगेगी, पानी भारी होने लगेगा। पानी क्या होने लगेगा, भारी होने लगेगा, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती है तो पानी भारी होने लगता है। अब होगा क्या कि ये जो पानी जो यहाँ पे था, जिसकी डेंसिटी क्या हो रही थी, 1 ग्राम। समझ गए? यानी जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी पानी भारी होने लगेगा और ये हैवी वाटर नीचे की ओर आने लगेगा, नीचे की ओर। और वो भारी वाला पानी नीचे जब आने लगेगा तो जो नीचे पानी है उसके कंपैरिजन में उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, ऊपर आने लगेगा। यानी कि यहाँ का पानी ऊपर आएगा और यहाँ का पानी नीचे जाएगा। तो जो बर्फ के पीछे का पानी होगा वो नीचे जाना चालू करेगा और दूसरा पानी जो नीचे है वो ऊपर जाना चालू करेगा, क्योंकि एज कंपेयर टू द वाटर एट दिस रीजन, इस रीजन का जो पानी है उसकी डेंसिटी ज्यादा है और उसके नीचे वाले पानी की डेंसिटी कम है, तो वो ऊपर आएगा। जिसकी डेंसिटी कम रहती है वो ऊपर आता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे आता है। समझ गए? लोहे को एकदम से पानी में डाल दिया डूब जाएगा ना, लकड़ी को पानी डाला तो तैरती रहेगी क्योंकि लकड़ी की डेंसिटी कम। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन होने लगेगा। क्या बोलेंगे अपन, कन्वेक्शन हो रहा है। क्या होगा, कन्वेक्शन। तो जो ये बर्फ, यहाँ से बर्फ है, समझ गए, ये आइस वाला रीजन है, तो जो पानी भारी होगा वो नीचे आएगा और ये पानी ऊपर जाने लगेगा और इस तरह से ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन के कारण पूरा भारी पानी यहाँ जमा होने लगेगा, पूरा भारी पानी नीचे जमा होने लगेगा। इस कारण से इसका टेम्परेचर आपका दिखाएगा डिक्रीज हो रहा है। 12 डिग्री सेल्सियस था पहले, दोनों टेम्परेचर 12 थे। ये टेम्परेचर क्या है, स्लो दिखाएगा नीचे। ऊपर वाले का कुछ भी नहीं दिखाएगा क्योंकि ऊपर गया ही नहीं पानी, क्योंकि ऊपर जो था वो तो लाइटर पानी जाएगा ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर स्लो होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पानी भारी होते जाएगा और वो पानी नीचे की ओर जाएगा और इस तरह से जो नीचे वाला थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर क्या दिखाएगा, डिक्रीज हो रहा है। तो देखो T2 का टेम्परेचर डिक्रीज होते जा रहा है। देखो T2 का टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा T2 का टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा और जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा T2, अब T2 का टेम्परेचर 4 से कम होगा ही नहीं, 4 से कम होगा नहीं। अब कांस्टेंट पे आके रहेगा क्योंकि हाई डेंसिटी सिर्फ 4 पे रहती है। अब हुआ क्या कि जब ये पूरा भारी भरकम पानी नीचे आ गया और उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अब लेकिन बर्फ तो, जो बर्फ है वो तो पानी को जीरो पे ला रहा है, बर्फ तो पानी को जीरो पे ला रहा है। तो अब क्या होगा, ये जो T1 है, T1 जो है वो शुरू में बहुत देर तक 12 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि पानी तो नीचे आ रहा है, ऊपर तो जा गया ही नहीं ना वो ठंडा पानी। जो बर्फ वाला पानी है, जो डेंसिटी हाई वाला पानी, नीचे जा रहा है ठंडा वाला पानी, इसलिए नीचे वाला थर्मोमीटर आपको 12 से 4 की तरफ आएगा, डिक्रीज होते जाएगा। लेकिन ऊपर वाला बहुत देर तक, देखो टाइम मतलब कुछ टाइम तक, मान लो 5 मिनट 10 मिनट जो भी है वो यहाँ तक वही टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका T1 टेम्परेचर कम होना चालू कर देगा, कम होना चालू कर देगा T1। अब T1 कम क्यों चालू करेगा, क्योंकि जब ये टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस से कम जाएगा, तो यहाँ का पानी जो जो नीचे वाला पानी ऊपर गया था, ये पानी ठंडा होना चालू कर देगा 0 से कम। जैसे ही 0 से कम जाएगा वो पानी एक्सपेंशन चालू कर देगा। पानी क्या होता है, पानी क्या होता है, 12 से 4 तक डिक्रीज होता है और 4 के बाद फिर एक्सपेंड होने लगता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनने लगती है और काफी गैप बनने लगता है बीच में पार्टिकल के, और इस तरह से उसकी डेंसिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। पानी एक्सपेंड हो गया, डेंसिटी कम होने लगी। अब वो डेंसिटी कम होगी तो ये वाले पानी से इस वाले पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी। यानी कि पहले बार में क्या हुआ, यहां पर जो पानी था इसकी डेंसिटी ज्यादा नीचे चला गया, लेकिन अब यहाँ वाला जो पानी है इसकी डेंसिटी कम होती जा रही है, मतलब एक्सपेंड होती जा रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। देखो कहाँ गया, मतलब इसमें बताया वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। देखो 4 के नीचे जा रहे हैं हम, देखो वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, 4 के नीचे जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, डेंसिटी कम होती जा रही है। तो 4 के नीचे इसकी डेंसिटी कम होने लगेगी,
डेंसिटी कम होने लगी मतलब हल्का होने लगेगा, हल्का होने लगेगा तो ऊपर जाएगा। तो वो जो बर्फ वाला जो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाला पानी ऊपर जाएगा, जिसके कारण ये पानी ठंडा होने लगेगा एंड इट विल शो द डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे भी नीचे जाते जाएगा जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए और सारा का सारा बहुत ठंडा पानी बर्फ के जैसा पानी आके ऊपर जमा हो जाएगा। यहाँ बर्फ नहीं रहेगा, बर्फ ऊपर रहेगा, बिकॉज बर्फ इज वेरी लाइटर। बर्फ जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे बनता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ बनेगा वो पानी की सतह पे आ जाएगा और इस तरह से ऊपर वाले का टेम्परेचर थोड़ी देर बाद कम होगा और 0 पे आ जाएगा, लेकिन नीचे वाले का टेम्परेचर हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब इसके ऊपर आने वाले रीजनिंग क्वेश्चन में तुम्हें समझाता हूं ताकि तुम एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल कर सको। ठंडे प्रदेशों में जो पाइपलाइंस होती हैं वो बर्स्ट हो जाती है। तो जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम चले आता है, वहां पर पाइपलाइन बर्स्ट हो जाती है। क्योंकि पहले क्या होता है, पाइपलाइन में जो पानी आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। अब कॉन्ट्रैक्ट होने लगा तो कम एरिया में बहुत सारा पानी आते जाएगा, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा पानी एक्सपेंड करना चालू करेगा। अब एक्सपेंड करना चालू करेगा, जगह तो मिलेगी नहीं उसको, तो पाइपलाइन को फाड़ देगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर। दूसरी बात है कि जो ठंडी के सीजन में जो फिशेज होती हैं वो जिंदा कैसे रहती है। दूसरी बात, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पे लेक के ऊपर बर्फ कैसे जमा हो जाती है। ये दो क्वेश्चन में समझाता हूँ। देखो जरा, आपका ये लेक है, ये लेक की गहराई है, लेक है बहुत बड़ा, यहां पर आपके पानी, समझ गए। अब आपका टेम्परेचर मान लो 12 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जा रहा होगा, इसके बीच में एक कंडीशन आई होगी 4 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर कम होगा इसकी डेंसिटी बढ़ने लगेगी। इस पानी की जब डेंसिटी बढ़ेगी तो ये पानी नीचे आना चालू करेगा और ये भारी पानी, हेवी वाटर, हेवी, हाई डेंस्ड, हाईली डेंस्ड, बहुत ज्यादा घना हुआ, बहुत भारी, यहां आके नीचे आने लगेगा और ये पानी ऊपर जाने लगेगा और इस तरह से धीरे धीरे जो हाई डेंसिटी वाटर है वो जमा हो जाएगा। लेकिन जब 4 डिग्री सेल्सियस से कम जाएगा तो यही पानी एक्सपेंड होना चालू कर देगा। एक्सपेंड होना चालू करेगा तो ये पानी ऊपर आना चालू करेगा एज ए बर्फ, जैसे आइस, और आइस बनकर यहां जमा हो जाएगा। लेकिन बॉटम का जो टेम्परेचर रहेगा वो हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस के करीब ही रहेगा, ये कम नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो डेंसिटी मैक्सिमम हो गई और पानी आ गया वो तो वैसे ही रहेगा। लेकिन जो सतह का पानी जो इसमें हो रहा है वही प्रोसेस यहां हो रहा है। जो सतह का पानी है वो बर्फ बन जाएगा, लेकिन नीचे का जो पानी है उसका टेम्परेचर हाई रहेगा। इस कारण से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो मछलियां होती हैं या पानी में रहने वाले जंतु, वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि वहां टेम्परेचर कम नहीं हो पाता, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा और इस कारण से यहाँ पे उनको ऑक्सीजन भी मिलता रहता है और वहां पे ऐसा है। और यहाँ का टेम्परेचर लो होता जाता है, बर्फ बन जाता है ऊपर सतह पे, लेकिन नीचे गर्म मौजूद रहता है। ऐसे ही हमारा जो खेती होती है उसमें भी पानी डालते हैं तो ऐसे ही होता है, सतह का पानी बर्फ बन जाता है लेकिन नीचे गर्मी रहती है। गॉट इट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। ये कन्वेक्शन प्रोसेस है। कन्वेक्शन प्रोसेस के कारण जो लो डेंसिटी वाला पानी होता है, जो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया, वो बर्फ बन के ऊपर आ जाता है, क्योंकि बर्फ जो होता है, आइस इज लाइटर देन वाटर, आइस जो होता है पानी से लाइटर होता है। तो गॉट इट। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों। एंजॉय करो, बिंदास पढ़ाई करो और यकीन मानो जब पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाता है ना तो सब अच्छा लगने लगता है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।